As we already had a discussion on the imposition of martial law in 1958, जिसके अंदर 1962 का constitution जो था that was actually abrogated और assemblies जो थी they were dismissed or dissolved, provincial assemblies को भी ख़त्म कर दिया गया था, national assembly को भी ख़त्म कर दिया गया था, and General Sikandar Mirza or Major General retired Sikandar Mirza imposed martial law and appointed General Ayub Khan, who was the sitting army chief of Pakistan at that time, as the governor, as the chief martial law administrator. So the military takeover actually raised crucial constitutional questions, and the most important question was, could an unconstitutional overthrow of a constitution become legally valid? This was a very important question कि क्या हैसियत है इस मार्शल लॉ की, इस जो इदारा कायम किया गया है, इसकी क्या लीगल स्टेटस है, और इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया और जो इलेक्टेड बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया, क्या इनको वैलिड करार दे दिया जा सकता है? ये क्वेश्चन जो था, ये बेसिकली दिस क्वेश्चन एक्चुअली रीच द सुप्रीम कोर्ट और द फेडरल कोर्ट in the shape of the 200 केस. उस वक्त तो खैर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज हो चुका था, सो इट वाज नाउ कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट. द चीफ कोर्ट्स को रीनेम कर दिया गया था एज हाई कोर्ट्स, while the federal court was renamed as the Supreme Court. So now it was Supreme Court under the 1956 Constitution, right? So this question reached to the Supreme Court of Pakistan under the 200 case कि क्या ये कानून ये एक गैर कानूनी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कू है या ओवरथ्रो है या कोडिटा है, इसको ये एक लीगली इसको वैलिड कर दिया जा सकता है या नहीं. सो ये 200 केस था. अब 200 केस क्या है, या 200 हुआ 200 या 200 केस इसको क्यों कहा जाता है? Actually इसमें 200 is the name of a person who belonged to Lor Alai district in Balochistan, and he was convicted for a murder under the FCR Frontier Crimes Regulation, जिसको 25th Amendment के तहत ख़त्म करके तारीख़ का हिस्सा बन चुका है अब. That was imposed in the Balochistan, the entire province of Balochistan, before the imposition of martial law, right? So when Doso, there was a tribal jirga, and Doso was actually convicted under the FCR. So the family of Doso actually challenged the conviction in the Lahore High Court under the 1956 Constitution. Lahore High Court में इसलिए था कि उस वक्त 1 यूनिट था, और उस 1 यूनिट के तहत पूरा जो मुल्क था वेस्ट पाकिस्तान वो एक ही सूबा था, और उसका एक ही हाई कोर्ट था लाहौर के अंदर. सो लाहौर में उन्होंने इस FCR को चैलेंज कर दिया, और उनकी बुनियादी प्ली ये थी कि द FCR इज़ एक्चुअली it violated the constitution of 1956. Like 1956 जो है Constitution of 1956, it provides equal citizenship or equal rights to all the citizens of the country. Since Doso was a citizen of Pakistan, so उसको भी ये तमाम बुनियादी हुकूक जो 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो उसको भी हासिल है. तो FCR जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो लिहाजा इस के तहत 200 को ये सज़ा जो दी गई है ये गलत है, गैर कानूनी है. इंटरेस्टिंगली द लाहौर हाई कोर्ट actually gave its verdict in favor of Doso, and under this decision the FCR was declared as unconstitutional under 1956 Constitution, right? तो अब इसके बाद फिर मार्शल लॉ लगा. सो मार्शल लॉ के बाद ये केस चला गया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल अहम ये था कि जो लॉज इन्फोर्स कंटिन्यूएंस इन्फोर्स ऑर्डर 1958 ऑफ मार्शल एंड द मार्शल लॉ वर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट. ये सवाल इसलिए उठा कि when the Lahore High Court gave its verdict under the 1956 Constitution, so at the time of its verdict, अब
मार्शल लॉ नाफिज हो चुका था। केस पहले आया था, लेकिन जब तक इस केस का फैसला होने जा रहा था उस वक़्त तक मार्शल लॉ इम्पोज़ हो चुका था। अब लाहौर हाई कोर्ट ने चूँकि ये केस ले लिया था अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिहाजा इसने डिसाइड किया कि ये जो FCR है ये 56 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन कंट्रोडिक्शन है, सो लिहाजा दैट इज़ अनवैलिड। तो जब वो अनवैलिड हो गया तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इज स्टिल इन फोर्स। जब सवाल ये फैसला 56 आइन के तहत सुनाया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ये कह रही है कि 56 का आइन अभी तक इन फोर्स है। सो इसके तहत फिर मार्शल लॉ की वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर 56 का आइन इन फोर्स है तो फिर मार्शल लॉ क्या कर रही है, और ये कंटिन्यूस एंड फोर्स ऑर्डर जो अयूब खान ने इशू किया था जिसके तहत मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा था, इसकी की फिर क्या लीगल हैसियत होगी। सो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन चला गया in the Supreme Court कि अब इसके साथ क्या किया जाए। So the petitioner actually argued that the rights should still be protected under 1956 Constitution. So it indirectly actually challenged the legality of the martial law कि अगर ये फैसला इस तरह हो जाता है तो फिर इसका indirectly ये अगेंस्ट दी मार्शल लॉ इम्पोजिशन ये फैसला हुआ। सो सुप्रीम कोर्ट जो उस वक़्त इट वाज हेडेड बाय जस्टिस मुनीर, he was the same person who headed the Supreme Court during the Maulvi Tamizuddin case. So इसमें भी मौलवी मोहम्मद मुनीर ही इसके चीफ जस्टिस थे, and he validated martial law and ruled in favor of military regime. और उसने किस बुनियाद पे मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया, उसने सपोर्ट लिया या ही टुक रिफ्यूज बिहाइंड दी Hans Kelsen's theory of power theory of law, or which was practically the doctrine of revolutionary legality. ये एक थ्योरी थी केल्सन जो कि अमेरिकन चीफ जस्टिस गुजरे थे, और उसकी थ्योरी के तहत जस्टिस मुनीर ने मार्शल लॉ की इम्पोजिशन को वैलिडेट कर दिया।